वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार भौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और याद रखें, आज का ये जो पार्ट है, आज ये जो मैपिंग वाला सेक्शन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि आज हम लगभग इंडिया के 50 to 70% अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीजें कवर कर लें, परंतु ये वीडियो इतना ज्यादा लेंदी ना हो कि आपके लिए आगे इसे देख पाना थोड़ा लिथार्जिक हो जाए, थोड़ा टफ हो जाए। इसीलिए अगर हम इसे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो सेकंड वीडियो आएगा। अदरवाइज 50 to 70% चीजें इंडिया की और खासकर साउथ इंडिया की हम यहां आज मार्क करेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ मार्किंग नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। माइंड में इस चीज को सेटल डाउन कर लें। बहुत ईजी होता है किसी भी चीज को एटलस पे मार्क कराना या फिर उस चीज के बारे में एक दो स्टेटमेंट्स स्टूडेंट के माइंड में फिट करना। याद रखिए कि टफ टास्क ये है कि एग्जैक्टली जो सिविल सर्विसेज में आ रहा हो, जो प्रश्न सिविल सर्विसेज पूछ रही हो, उसके रिगार्डिंग चीजों को कनेक्ट करना। याद रखिए, अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहूं तो अभी हम देखेंगे एक लाल मृदा का क्षेत्र है, रेड सॉइल का एरिया है। याद रखिए, जो रेड सॉइल का एरिया है, इसके रिगार्डिंग सिर्फ एक मार्किंग होती है और 4 प्लेसेस का नाम आता है। शायद आप सभी ने ये नाम सुने भी होंगे, जमशेदपुर है, बैलाडीला है, ये वाला क्षेत्र। अब इसमें 4-5 जो मार्किंग आती हैं, केवल इतना बताकर खत्म कर देने पर आप पाएंगे कि कभी भी आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। अब आपको कनेक्ट इसे इस प्रकार से करना होगा कि बस्तर से बैलाडीला कनेक्ट करने वाली रोड में ही क्यों अक्सर जो है हमें बॉम्ब ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है, या आरडीएक्स स्पॉट क्यों कहते हैं इसे। ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रश्न करे हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आपका हमेशा मैपिंग एक इंटरनल सिक्योरिटी, मैपिंग हमेशा आपका एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, मैपिंग हमेशा रिसोर्स, मैपिंग हमेशा कल्चरल, इन सारी चीजों का कंपाइलेशन होता है। याद रखें, मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से सारी चीजों का एक स्थान पर कंपाइलेशन होता है। इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन हमेशा रखें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ घंटों में हम पूरी इंडिया की मैपिंग कवर कर लें या फिर 1 या 2 वीडियो में हम सारी चीजों को कवर करें, परंतु ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए, आप एक काम करें, आप एक व्हाइट पेज की कॉपी लें और उस व्हाइट पेज की कॉपी में जो मैपिंग मैं यहां कर रहा हूं उसे उसी प्रकार से अपनी कॉपी पर उतारें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भले ही ज्वाइन ना करें, अदरवाइज आप उसे डाउनलोड एटलीस्ट कर लें। यहां जो भी मैं ड्रॉ करूंगा उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल पे, मैं यहां नाम लिख दूं, कुछ स्टूडेंट को नाम नहीं मिल पाता है। ये है टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल से जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आप चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बार बार उसे देखकर बनाने का प्रयास करें। याद रखिए कि यूपीएससी में मैपिंग इसेंशियल है, क्योंकि आप इसे बनाकर अपना आंसर इंप्रूव कर पाते हैं। याद रखें कि मैपिंग में आपको 4-5 डायमेंशन बनाने की आवश्यकता होगी। मैं आपको ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस के पेज नंबर के अकॉर्डिंगली भी सारी चीजें बता दूंगा। अभी जो भी आप मार्किंग देखेंगे, ये आपको ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में हिंदी माध्यम में पेज नंबर 8 में और इंग्लिश माध्यम में पेज नंबर 11 और 12 में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप जब फर्दर पेज टर्न करेंगे तो हिंदी माध्यम के एटलस में ये आपको 14 के बाद से जो माइन्यूट मार्किंग्स है वो देखने को मिलेंगी और इंग्लिश में ये 16 पेज नंबर के बाद से आपको देखने को मिलेंगी। आपको स्टिकी नोट से अपने एटलस में उसे स्टिक करना है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूं उसे एटलस पे भी लगाना है और साथ में आपको अपनी व्हाइट पेज की कॉपी में भी इसे ड्रॉ करना है। यूपीएससी के मेंस में जो कॉपी आती है, याद रखिएगा, वो विदाउट रूल आती है। और ये भी याद रखें कि मैं यहां पर मल्टीपल कलर से मार्किंग करूंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आए। आपको सिर्फ 2 कलर के पेन यूज करने हैं, ब्लैक, ब्लू, ज्यादा है तो रेड, अदरवाइज इससे ज्यादा कलर्स यूज ना करें। मुझे आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए मैं मल्टीपल कलर यूज करूंगा। आप 2 या 3 यूज कर सकते हैं, बट यूपीएससी की कॉपी में आप सिंगल कलर के लिए ही अलाउ है। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, हम आज जो है देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया की मैपिंग। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत बनकर रेडी है। अब यहां मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। याद रखिएगा कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत आप देख पा रहे हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन हमेशा अपने माइंड पर सेटल डाउन रखें कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो प्रायद्वीप का सिंपल सा मीनिंग है वो स्थलखंड जो 3 दिशाओं से घिरा होगा जल राशि, नो, सागर से, तब उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, या हम इसे कहें बेसिकली पेनिनसुला।
ओके, तो इसे हम लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर। अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रायद्वीपीय भारत के लिए आप अपने माइंड में सेटल डाउन रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि प्रायद्वीपीय भारत, सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि यह विश्व का सबसे पुराना स्थलखंड है। अब इस चीज को थोड़ा रुक कर एक बार सोचें। याद रखिए, इनिशियली अर्थ वाज लाइक अ फायरबॉल, अर्थात पृथ्वी आज से 4.3 बिलियन ईयर्स अगो एक जलता हुआ आग का गोला थी। और याद रखें, यह जलता हुआ आग का गोले में जिस समय सॉलिडिफिकेशन अर्थात शीतलन की क्रिया हुई, हमेशा याद रखें कि शीतलन की क्रिया के कारण पृथ्वी जब ठोस होना प्रारंभ हुई तो सबसे पहला भूभाग जो स्थलखंड में परिवर्तित हुआ था वो था प्रायद्वीपीय भारत। अब समझ के देखिए और सोच कर देखिए कि इतना पुराना होने के बाद भी यह स्थलखंड अभी तक टिका हुआ है। इसका कारण क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा कि इतने लंबे समय तक स्थलखंड के होने का कारण मुख्यतः यह है कि यह क्षेत्र वास्तविकता में किससे बना है? विश्व की सबसे कठोर चट्टानों में से एक से। और यह याद रखिएगा, यह चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो एक इंफॉर्मेशन तो यह हो गई कि यह क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा हार्ड रॉक से बना है। अब देखिए यूपीएससी क्या है, इसी चीज का कंपाइलेशन है। आप इसे देखिए कि अगर यह क्षेत्र हार्ड रॉक से बना है तो इसका मतलब है यहां पर अगर वर्षा होगी तो वर्षा का जल रिस कर जमीन के अंदर नहीं जाएगा। रिस कर जमीन के अंदर नहीं जाएगा अर्थात ग्राउंड वाटर टेबल अर्थात भूमिगत जल का स्तर ये कम होगा। और अगर भूमिगत जल का स्तर कम होगा तो उस स्थान पर कभी भी ट्यूबवेल से इरिगेशन नहीं होगा। आप समझिए, यह कहलाता है इंटरकनेक्शन कि साउथ इंडिया में जो इरिगेशन का पैटर्न है या जो सिंचाई का क्रम है या सिंचाई का जो तरीका है ये कभी भी ट्यूबवेल से नहीं होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जमीन के अंदर पानी वैसे भी कम है। अब इसका दूसरा फॉर्म आप समझिए कि अगर क्षेत्र काफी ज्यादा हार्ड रॉक से बना है तो क्या यह संभव होगा कि आप इजीली यहां पे कैनाल बना पाए, नहर बना पाए? तो नहर का कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा काफी ज्यादा टफ। तो यहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं होगी। परंतु इस स्थान पर आपको तालाबों का निर्माण काफी देखने को मिलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जब कभी किसी स्थान पर कोई डिप्रेशन बनेगा, कोई होल बनेगा, कोई गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में अगर पानी भरता है तो याद रखिए वो पानी कभी भी निकलेगा नहीं और ना ही रिस कर जमीन के अंदर जाएगा। अगर पानी कहीं स्थान पर इकट्ठा हुआ तो वो रिस कर जमीन के अंदर जल्दी नहीं जाएगा। इस कारण आपको साउथ इंडिया में या प्रायद्वीपीय भारत में लेक एंड पॉन्ड इरिगेशन अर्थात तालाबों के द्वारा सिंचाई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जब आप चीजों को कनेक्ट करेंगे तो याद रखिए आपका आंसर काफी ज्यादा डायनेमिक होगा। इसी प्रकार से याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू हमेशा आपको अपने माइंड में सेटल रखना है। याद रखें, यह है प्रायद्वीपीय भारत का क्रॉस सेक्शनल व्यू। हो सकता है आपके माइंड में आए कि क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो याद रखें, क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, जिस प्रकार से केक होता है, आप केक को बीच से काटते हैं तो काटने के पश्चात आपको केक ऊपर से गोल दिख रहा है और काटने के पश्चात जो आपको साइड से केक दिखाई देगा ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अगर ये पेन है तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कहलाएगा। क्लियर? अब समझिएगा कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्रॉस सेक्शनल व्यू। इसका अर्थ यह है कि आप प्रायद्वीपीय भारत को इस समय साइड से देख रहे हैं। हमेशा याद रखें कि अगर आपने प्रायद्वीपीय भारत को साइड से देखा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी घाट वाला एरिया है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और याद रखिए जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है यहां पर ऊंचाई कम है। अर्थात जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसका स्लोप आपको स्पष्ट दिखाई देगा जो कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। अब याद रखिए कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि ये हमें कैसे पता कि ये इसका स्लोप है। तो याद रखिए, मैं इसे मेंशन करता हूं यहां। याद रखिए हमें कैसे पता, तो इसका स्पष्ट आंसर है, याद रखिएगा कि वृहद नदियां। अब यहां मैं नदियों का क्रम बनाने वाला हूं। आपको इसी प्रकार से अपने दिमाग में चीजों को सेटल डाउन करना है लेयर बाय लेयर। कोशिश करें कि आप जिस अनुसार मैं बता रहा हूं उसी अनुसार आप अपने माइंड में सेटल डाउन इसे करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने
इसके नोट्स बनाएं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी का 60, 70, इवन 100% पार्ट यहां देखने को मिल जाएगा। मैपिंग में मैं सारी चीजें एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बस इतना प्रयास करें कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा इसका एंगेजमेंट होगा उतने ज्यादा पार्ट मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। और ये भी कोशिश करें कि आप जो है अपने कमेंट जरूर मेंशन करें। अगर आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो अपने कमेंट जरूर लीव करके जाएं। डेफिनेटली मैं उन कमेंट्स को रीड करता हूं। चलिए आ जाए। याद रखें कि ये स्लोप इस डायरेक्शन में है, पूर्व की दिशा में बच्चों। ये हमें कैसे पता? तो यहां आप देखेंगे इस प्रकार से आपको एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है गोदावरी। इसी प्रकार से याद रखिए एक और नदी है, इसको कहा जाता है कृष्णा। और याद रखिए इसी प्रकार से यहां एक नदी है जिसे कहा जाता है कावेरी। इसके ऊपर एक नदी है जिसे कहा जाता है पेन्नेरू, और इसे कहा जाता है वेंगई। याद रखें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं साउथ इंडिया की रिवर की प्रॉपर मैपिंग कराऊंगा तो वहां डिटेल में आपको इनके बारे में समझाऊंगा। परंतु यहां जानने योग्य बात यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां जो उद्गम लेती है पश्चिमी घाट से, वो जाके अपना जल विसर्जित करती है कहां? पूर्वी घाट में। अगर किसी भी नदी का अल्टीमेट सेल्वेशन अर्थात उसका मोक्ष है कि सागर से मिले, तो सागर से मिलना अगर मोक्ष है तो पश्चिमी घाट से उद्गम लेने के पश्चात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्यों नहीं सीधे अरब के सागर में अपना जल विसर्जित करती। ये जाती है किस दिशा में? ये जाती है पूर्व की दिशा में। और याद रखिएगा कि इनके पूर्व की दिशा में जाने का मुख्य कारण यही है कि इस दिशा में आपको क्या दिखाई देगा? स्लोप दिखाई देगा। अब यहां इस चीज को समझिए, मैं कैसे इस चीज को कनेक्ट करूंगा और आगे फिर हम कभी इस क्लास के बारे में अदर डिस्कशन भी करेंगे। अगर मैंने कहा कि नदियां जो है पश्चिमी घाट से उद्गम लेने के पश्चात पूर्वी घाट की ओर जाती हैं, तो जब नदियां पूर्वी घाट की ओर जाएंगी तो नदियों के अंदर अवसाद की मात्रा अधिक होगी। क्यों अवसाद की मात्रा अधिक होगी? क्योंकि नदियां जो है वो लंबा रास्ता तय करके आ रही हैं। नदियों के अंदर अवसाद की मात्रा ज्यादा, अवसाद को लेकर उन्होंने विसर्जित करा कहां? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो डेल्टा बना इनका, ये सारी नदियां जो है वो अवसाद ज्यादा होने के कारण डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बना तो पानी मटमैला हुआ, मटमैला हुआ तो जो सनलाइट आती है सूर्य से वो ज्यादा गहराई तक नहीं प्रवेश कर पाएगी। जब गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाएगी तो वहां कोरल नहीं होंगे, प्रवाल नहीं होंगे, परंतु वहां पानी के अंदर कीचड़ की मात्रा बढ़ जाने से मैंग्रोव होगा। और मैंग्रोव होगा तो मैंग्रोव जो है वो नर्सरी होता है सरीसृपों की। तो आपको यहाँ वृहद आकार के सरीसृप देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगी चिल्का झील, जहां आपको तीनों प्रकार के वृहद आकार के सरीसृप भारत के देखने को मिलेंगे, जहां पर केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ आपको महामगरमच्छ, यहाँ आपको इंडियन घड़ियाल, यहाँ आपको इंडियन मगर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है अरब सागर का, यहां कोई वृहद नदी अपना ना डेल्टा बनाती और ना ही यहां पर जो है पानी मटमैला होता। पानी मटमैला नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा अंदर तक जाएगा, ज्यादा अंदर तक जाएगा तो वहां कोरल का विकास होगा, प्रवाल का विकास होगा। प्रवाल का विकास होगा बच्चों तो याद रखिए कि ये जब इन प्रवालों की मृत्यु होती है तो इनके जो अस्थि पंजर होते हैं, यानी कि इनकी जो बोन्स होती हैं, इन्हें एक्सोस्केलेटन एनिमल कहते हैं। यानी कि वो जीव कहते हैं जिनका कंकाल जो है शरीर के बाहर होता है, ये एक के ऊपर एक जमा होता है और इससे जो है कोरल रीफ बनती है। याद रखिए यहां पर आपको लक्षद्वीप दिखाई देंगे और ये जो लक्षद्वीप हैं ये प्रवालों से निर्मित द्वीप हैं। और इसी प्रकार से यहां पर आपको जल के अंदर प्रवाल दिखेंगे। प्रवालों की मृत्यु होने के पश्चात इनके कंकाल जो है वो जमा हो जाते हैं। जमा होने के पश्चात शाउलिंग इफेक्ट यानी कि सागर की तरंगों के द्वारा जो पदार्थ होता है उसे बीच पर फेंका जाता है। तो याद रखिए ये जो कोरल के कंकाल हैं ये आएंगे यहाँ के बीचेस पे, और जब ये आएंगे तो इन कंकालों में क्या होंगी? हड्डियां होंगी। और ये हड्डियां जो है वो अपक्षय अपर्दन के द्वारा घुल जाएंगी और घुल जाने के कारण आपको यहाँ के बीचेस व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। अब इस चीज को समझिएगा कि क्यों आप विशाखापत्तनम घूमने नहीं जाते, गोवा ही दर्शन के लिए जाते हैं। क्यों गोवा इतना टूरिस्ट हॉटस्पॉट है? कारण मात्र एक है। याद रखिए कि गोवा ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि यहां कोई नदी अपना डेल्टा नहीं बना रही है। आप पाएंगे कि नदी डेल्टा नहीं बनाएगी तो सागर का पानी बिल्कुल नीला दिखाई देगा। सागर का पानी नीला दिखाई देगा, आसमान नीला दिखाई देगा। कारण क्या है? यहीं से मानसून प्रवेश करता है। आसमान जो है वो क्लियर होगा। आसमान क्लियर है, सागर ब्लू है, सागर के अंदर कोरल दिखाई दे रहे हैं। कोरल की मृत्यु के कारण जो उनकी बोन्स बनेंगी वो बोन्स बीचेस पे आ रही हैं, तो बीच जो है वो सफेद कलर के हो जाएंगे। तो व्हाइट कलर के बीचेस, ब्लू कलर का स्काई, ब्लू कलर का ओशन, सुपर ब्यूटीफुल कंडीशन। क्लियर?
अब यहां समझिए, इस चीज को मैं कनेक्ट करते हुए आपको आधा प्रायद्वीपीय भारत समझा दूं इनकी प्रजातियों के लिए। आप यहां पाएंगे यहां डुगोंग मिलता है, जिसे सी काऊ कहते हैं या समुद्री गाय कहते हैं। क्यों है ये समुद्री गाय? क्योंकि गाय खाती है घास, ये समुद्री जीव जो है खाता है समुद्री घास, और ये जो सागरीय घास है, ये घास वहीं होगी जहां सनलाइट होगी, और सनलाइट वहीं होगी जहां नदी ने अपना डेल्टा ना बनाया हो। क्लियर? तो इस प्रकार से याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का जो स्लोप है ये इस डायरेक्शन में है। ये हमें किस प्रकार से पता है? तो ये हमें इसी प्रकार से पता है कि वृहद नदियां जो है वो उद्गम लेने के पश्चात पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसे हम राउंड अप कर लेते हैं। मैं यहां नाम मेंशन कर देता हूं जिससे आपको रीड करने में आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये नदियों का क्रम है जो हमें बताता है कि स्लोप किस डायरेक्शन में है, स्लोप इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं यहां पर सारी मार्किंग्स बनाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज कौन से हैं, अर्थात महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां कौन सी है, पठार कौन से हैं और अधर क्षेत्र कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखिएगा इसे कहा जाता है अरावली। याद रखें, अरावली के लिए मैंने इसेंशियल मैपिंग जो है प्रीवियस वीडियो में करा रखी है, जहां पर मैंने समझाया है कि किस प्रकार से भारत के पश्चिमी भाग की मैपिंग की जाती है। तो ये हमारा अरावली वाला क्षेत्र है। याद रखें कि इसके नीचे जो अगला माउंटेन आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। क्लियर? तो मैं यहां पर पश्चिमी घाट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट वाला पार्ट बन के रेडी है। याद रखें कि मैंने इसे कंटिन्यूएशन में नीचे तक नहीं लाया है, इसका मतलब है नीचे कुछ और चीजें हमें ऐड करनी है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा, इसे एक मिनट हम मैप पे प्लॉट करें। यहां पे है अरावली। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि आपको ये मार्किंग जो है वो हिंदी में, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है तो पेज नंबर 8 पे, एज वेल एज ये पेज नंबर 13 में भी मिलेगा। इसी प्रकार से आपको कुछ मार्किंग जो एटलस में अदर पेजेस पे मिलेंगी, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और प्रथम दृष्टया आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये मार्किंग या फिर जो मैंने प्लॉट करा है ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो परेशान ना हो, उसी मार्किंग को जूम करे हुए पेज पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ हरिश्चंद्र और बालाघाट की जो पहाड़ियां आएंगी तब तो वहां कंफ्यूजन होगा। पेज नंबर 8 में इनका क्रम दूसरा दिया हुआ है। आगे जब आप इसको जूम करके देखेंगे अदर पेजेस में 15 या 16 पेज नंबर पे, तो वहां पर एक क्रम जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखें, ये अरावली वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। अब यहां पर आपको नीचे दिखाई देगा इस प्रकार से, याद रखिएगा इसे कहा जाता है बेसिकली हमारा नीलगिरी का क्षेत्र। याद रखें कि नीलगिरी जो है एक जंक्शन है, और किस चीज का जंक्शन है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वतों का जंक्शन है। कैसे इनका निर्माण होता है अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे प्लॉट करते हैं। ये पश्चिमी घाट, ये क्षेत्र। अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिएगा आपको इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से पहाड़ियां दिखाई देंगी। याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है दक्षिण की पहाड़ियां। क्लियर? या फिर इसे इंग्लिश में एक प्रॉपर वर्ड बोला जाता है जिसे कहते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। मेरी आप सभी को एक सलाह होगी बच्चों, समझिए हिंदी मीडियम के लिए एक समस्या होगी कि यूपीएससी पेपर इंग्लिश में डिजाइन करता है और उसे ट्रांसलेट करता है, तो ट्रांसलेट करने में कई बार कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं जो हमने सामान्यता नहीं सुने होते। तो आप एक प्रॉमिस करें अपने आप से, मैं जिन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलूं आप उन वर्ड्स को इंग्लिश में भी याद करेंगे। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां कहलाती हैं, पर ये आर्बिटरी है बच्चों। मींस ये कई जगह यूज हो सकता है कि एग्जामिनर पूरे दक्षिण भारत की पहाड़ियों को एक साथ इमेजिन करते हुए दक्षिण भारत की पहाड़ियां कह दे, पर सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ इसे ही कहा जाता है, तो आप लोग भी इसे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां पर पूर्वी घाट की पहाड़ियां आती हैं। अब ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं इन्हें हम बाद में मार्क करेंगे। क्यों? तो मैं यहां पर कारण आपको एक बार स्पष्ट कर दूं। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें जो हमने पहले यहां बनाया था, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों ही नदियां, चूंकि इनका प्रवाह बेसिकली है किस डायरेक्शन में? पूर्व की दिशा में। याद रखिए इन्होंने पूर्वी घाट के पर्वतों को कर दिया है क्या? अपक्षय और
अपर्दित। और याद रखिए, चूंकि पूर्वी घाट पर्वतों का अपक्षय और अपर्दन हो चुका है, इसीलिए आपको दिखाई देगा कि इस स्थान पर पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम की तरह सतत नहीं है। क्लियर? तो इसे हम एक बार जो है वो बाइंड अप कर दे, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर? तो ये प्रायद्वीपीय भारत के लिए हमारे लिए इसेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहां कुछ चीजें अदर भी हैं, आइए इन्हें पहले प्लॉट करते हैं, फिर इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां जो आप देख पा रहे हैं, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विंध्य का क्षेत्र या विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम विंध्य को ड्रॉ करेंगे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिए कि यह विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत का एक विस्तार आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर भी देखने को मिलेगा। याद रखें, ये जो ऊपर की ओर आपको विस्तार देखने को मिलेगा, ये आपको एटलस में पेज नंबर 8 या 9 में नहीं देखने को मिलेगा। जहां पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और यूपी और बिहार को जूम करके दिखाया गया है, उस स्थान पर ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में देखने को मिलेगा। याद रखें, इसे कहा जाता है विंध्य। अब इस क्षेत्र में आपको विंध्य का विस्तार एक ये दिखेगा जिसे भांडेर कहा जाएगा, और एक ये दिखेगा जिसे कैमूर कहा जाएगा। तैमूर नहीं बच्चों, कैमूर। ओके, चलिए। अब याद रखें, इसके नीचे आपको इस प्रकार से इस स्थान पर देखने को मिलता है एक पठार। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसे बेसिकली कहते हैं मालवा का पठार। याद रखिए, ये जो मालवा का पठार है, इसके लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि मालवा का पठार वास्तविकता में दक्कन के पठार का ही विस्तार है। और यह भी याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको देखने को क्या मिलेगा, काली मृदा का क्षेत्र। मैंने पहले भी आपको बताया है, इस लाइन को अब आप लोग रटेंगे, बेहतर तरीके से याद रखें कि दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत पहले किसका भाग था, अफ्रीका का। यह अफ्रीका से अलग हुआ, अलग होने के पश्चात एशिया से टकराया। एशिया से टकराने के क्रम में याद रखिएगा एक हॉटस्पॉट से निकला। मैंने प्रीवियस क्लास में एक वीडियो में यह डायग्राम के साथ भी समझाया है, याद रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, याद रखिएगा, मैंने इस प्रकार से वहां एक्सप्लेन करा था कि यह है प्रायद्वीपीय भारत, यह है अफ्रीका वाला भाग। आप लोग टेलीग्राम से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, तो वहां डिटेल में डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार से ये निकला, और निकलने के पश्चात चलते हुए ये जाकर टकराया बच्चों किससे, एशिया की प्लेट से। अब याद रखिएगा कि यहां बीच में एक हॉटस्पॉट था जिसे कहा जाता है रीयूनियन हॉटस्पॉट। और ये जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा, इसी हॉटस्पॉट से निकलने के कारण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में दरारी उद्भेदन के द्वारा दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। ये कब हुआ, क्रिटिशियस काल में। तो जिस लाइन की मैं बात कर रहा था, आप लोग इस प्रकार से इस लाइन को अपने माइंड में सेटल डाउन करेंगे। लाइन है, दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटिशियस काल में हुआ। क्रिटिशियस काल में लावा के ठंडे होने के कारण यहां पर बेसाल्ट की चट्टानें हैं। क्रिटिशियस एरा, यहां पे कौन सी चट्टानें हैं, तो यहां बेसाल्ट की चट्टानें हैं। बेसाल्ट की चट्टानों के अलावा यहां पर कौन सी मृदा है, तो याद रखिए चट्टानें काली है तो मृदा भी काली होगी। अब याद रखें कि जब मृदा काली है तो यहां खेती किस किस चीज की होगी, तो एक है मालवा, ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, तो याद रखिएगा यहां पर आपको दूसरा पठार देखने को मिलता है, जो कि वास्तविकता में इसी पठार का विस्तार है, इसे कहा जाता है काठियावाड़ का पठार। तो याद रखें, दक्कन के पठार का एक विस्तार जो है वो मालवा है, दक्कन के पठार का एक विस्तार काठियावाड़ है, दक्कन के पठार का ही एक विस्तार आपको इस प्रकार से यहां भी देखने को मिलेगा। याद रखें, इसे मारवाड़ का पठार, और अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो कई बार इसे मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। ये इस स्थान पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये तीनों जो है वो दक्कन के पठार का ही विस्तार है। क्लियर? यहां सभी स्थानों पर आपको बेसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी, सभी स्थान पर काली मृदा मिलेगी। और याद रखिएगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि देखने को मिलेगी। जैसे दक्कन के पठार का वो भाग जो महाराष्ट्र में आता है, वहां पर खेती होती है कपास, और याद रखिएगा अनियन की, यानी कि प्याज की। इसी प्रकार से आपको एक विस्तार देखने को मिलेगा गुजरात में, जहां ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली की खेती की जाती है। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां सोयाबीन का उत्पादन देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, इसलिए एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है।
दक्कन के पठार का एक विस्तार कर्नाटक में भी जाता है, जहां पर सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी की खेती की जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि ये सारे जो राज्य मैंने बताए ये पहले या दूसरे स्थान पर आते हैं। जैसे गुजरात पहले या दूसरे स्थान पर आता है मूंगफली के उत्पादन में, मध्य प्रदेश सोया के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, महाराष्ट्र जो है वो प्याज और कपास के उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पर आता है, कर्नाटक भी इसी प्रकार से सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम या द्वितीय स्थान पर है। तो इस प्रकार से जब आप मैपिंग करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा तरीके से याद होंगी। चलिए हम वापस आते हैं, याद रखिएगा। अब हम कंटिन्यू करें तो ध्यान से देखें, इस प्रकार से याद रखिए आपको यहां पर भी कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये जो पहाड़ियां हैं इन्हें कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियां। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है, याद रखिए ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये वास्तविकता में एक पठार के ऊपर हैं। क्लियर? और ये पठार कौन सा है? तो यहां पर याद रखिएगा ये है हमारे छोटा नागपुर का पठारीय क्षेत्र। और यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, याद रखिएगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब ये रूर क्यों कहा जाता है? जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां नाम मेंशन कर दूं। अब इसे रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा रूर वास्तविकता में एक नदी है जर्मनी की, जिसके आसपास आपको देखने को मिलता था कोयले का उत्पादन। याद रखिएगा जो औद्योगिक क्रांति थी, ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन से, और इस औद्योगिक क्रांति में वास्तविकता में जो कोल यूज हुआ था, पूरे यूरोप में क्रांति चल रही थी, और इस औद्योगिक क्रांति में जो कोयला यूज हुआ था ये कोयला आ रहा था जर्मनी से। और याद रखिएगा जर्मनी का रूर वाला एरिया, तो किसी भी देश के अंदर यदि कोई क्षेत्र कोयला या लौह इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है तो उसे सामान्यतः उस देश का जो है वो रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है, कारण सिर्फ यह है कि यह कोयला तथा लौह अयस्क के उत्पादन में एक लीडिंग प्लेस है, अग्रणी क्षेत्र है। और यहां पर यह भी याद रखिएगा कि छोटा नागपुर के पठार से जो है एक नदी गुजरती है जिसे स्वर्ण रेखा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा और इसके अलावा दामोदर इसे दो भागों में विभाजित करती है। आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में मैपिंग में समझाऊंगा। यहां पर हम चीजों को प्लॉट करेंगे, फिर एक एक की मैपिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से हम मैपिंग करने वाले हैं। ये छोटा नागपुर का पठार हम ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम कुछ हिल्स ड्रॉ करेंगे, इसके पश्चात हम बीच से जो है वो एक नदी गुजारेंगे। इस प्रकार से ये नदी कनेक्ट कराएंगे हम। आप यहां देखेंगे तो ये दामोदर है। क्लियर? हम इस दामोदर नदी को कनेक्ट करेंगे यहां पर हुगली के साथ। याद रखिए कि इसी प्रकार से फिर हम नीचे देखेंगे, आप ड्रॉ करेंगे बाद में जब हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे। अगर आप लोग कंटिन्यूस सीरीज को वॉच करते हैं तो इस प्रकार से आपको नीचे दिखेगा, ये है हजारीबाग, माफ कीजिएगा, ये है हजारीबाग, ये है रांची का पठार। रांची के पठार से हम गुजारेंगे इस प्रकार से एक दूसरी नदी जिसे कहा जाता है स्वर्ण रेखा। याद रखिए कि दामोदर जो है वो लंबी है स्वर्ण रेखा से, लेकिन स्वर्ण रेखा सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है, जबकि दामोदर नदी अपना जल विसर्जित कर देती है हुगली के अंदर। क्लियर? अब ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये रांची से गुजरती है, और रांची से दो चीजें गुजरती हैं, एक स्वर्ण रेखा नदी और एक कर्क रेखा। आप पाएंगे इस प्रकार से रांची है। अब राजमहल की पहाड़ियां, इसकी भी अपनी एक मैपिंग है। जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करेंगे, इसमें आपका एंगेजमेंट होगा, तो फिर हम एक एक प्लेट्यू के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन, एक एक पठार के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने कभी पूछी है या उसके पूछने की संभावना है, एक एक डायमेंशन को हम मैपिंग में कवर कर लेंगे। चलिए हम वापस आते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये छोटा नागपुर का पठार है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा राजमहल की पहाड़ियां। चलिए कंटिन्यूएशन में आगे देखते हैं। ध्यान से देखें, याद रखिए कि इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको इस प्रकार से एक दूसरा पठार देखने को मिलता है। ये जो पठार है याद रखिएगा इसे कहा जाता है वास्तविकता में दक्कन का पठार। क्लियर? तो ये है दक्कन के पठारीय क्षेत्र। और ये जो दक्कन का पठारीय क्षेत्र है याद रखें इसी का कंटिन्यूएशन ऊपर आसपास आपको देखने को मिलता है। यहां पर काम की इंफॉर्मेशन है, आपको इस प्रकार से यहां कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी, ये कुछ इस प्रकार से। ये 4 पहाड़ियां हैं, लेकिन यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है।
याद रखें कि ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। क्लियर, ये अलग है और ये दक्कन के पठार के अंदर उपस्थित है। कैसे? तो यहां देखें, यहां 4 पहाड़ियों का क्रम मैं इस प्रकार से लिखने वाला हूं। अब याद रखें कि यहां पर जो 4 पहाड़ियां हैं इनका क्रम इस प्रकार से है। पहला है सतमाला, फिर है अजंता, फिर है बालाघाट, सतमाला, अजंता, फिर है हरिश्चंद्र, माफ कीजिएगा, और फिर है बालाघाट। तो ये 4 पहाड़ियां हैं जो दक्कन के पठार में स्थित हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहाड़ियां हैं ये कभी भी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़े तो आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखें, यहां पर एक और पठार उपस्थित है। याद रखिए, इसे कहा जाता है कर्नाटक का पठार। कुछ बुक्स में इसे इसी प्रकार से बनाया हुआ है कि कर्नाटक का पठार जो है वो दक्कन के पठार का ही विस्तार है। कहीं पर इसे अलग से दिखाया गया है। ज्यादा परेशान ना हो, अगर आप अलग भी बनाते हैं तो भी और साथ में बनाते हैं तो भी आप यही मानेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये वास्तविकता में विस्तार है दक्कन के पठार का। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां ध्यान देने योग्य है, यहां ध्यान देने योग्य है, इस प्रकार से आपको ये जो क्षेत्र दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। और ये याद रखें, ये जो दंडकारण्य का पठार है ये काफी ज्यादा फेमस है यहां के टिन उत्पादन तथा कोयले के उत्पादन के लिए। और यह भी याद रखिएगा कि यहां पर एक क्षेत्र है, यानी कि ये दंडकारण्य का पठार स्वयं में एक पठार है, लेकिन यहां पर भी एक क्षेत्र है। कौन सा है? तो याद रखें, यहां आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसे कहा जाता है बस्तर वाला एरिया। क्लियर। तो दंडकारण्य में आप मार्क करेंगे बस्तर का एरिया, और यहां पर आप एक क्षेत्र और भी मार्क करें जहां आपको दिखाई देगा। याद रखें, यहां पर मैंने इस प्रकार से शेडिंग करी है, परंतु ये पर्वत नहीं है, ये पठार के ऊपर पठार है। इसे बस्तर का पठार कहा जाता है। ये रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर नक्सलाइट की बहुत समस्या है। दंतेवाला, बैलाडीला या फिर बस्तर, बस्तर स्वयं में एक जिला भी है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इस रेड कॉरिडोर में आपको दिखाई देगा कि नक्सलाइट्स की काफी ज्यादा, या मैं कहूं माओवादियों की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है। कारण सिर्फ इतना है, याद रखें, यहां मृदा जो है वो लाल है, और लाल मृदा यानी कि जो कृषक होंगे उनका उत्पादन ज्यादा नहीं होगा, कृषिगत उत्पादन कम होगा। तो हमेशा समाज जो है, एक डिससेटिस्फाइड सोसाइटी लीड्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक ऐसा समाज जो अभी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो समाज सामान्यतः क्राइम ज्यादा करता है। क्लियर। तो हमेशा याद रखें कि ये दंडकारण्य का पठार है, और यहां पर आपको ऊपर बस्तर का पठार देखने को मिलेगा जो टिन, कोयले तथा लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भारत का आपको एक और मार्किंग दिखाई देगी जिसे भिलाई के नाम से जाना जाता है। भिलाई भी काफी प्रसिद्ध है अपने स्टील प्लांट के लिए। भारत के कुछ सबसे पहले बने हुए स्टील प्लांट में से एक है। आप लोग सर्च करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भिलाई का स्टील प्लांट हमने कब स्थापित किया था, और साथ में ये भी बताएंगे किसकी हेल्प से स्थापित करा था। कारण क्या है? यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। फाइन, अभी कंटिन्यूएशन में है, नो डाउट के अब थोड़ा सा जो है उसके बारे में डिस्कशन कम होता है, परंतु ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका और इस टॉपिक का क्या कनेक्शन है। आप लोग सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। क्लियर। तो यहां पर आपको बस्तर का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां कुछ अन्य मार्किंग दिखाई देंगी। याद रखिएगा कि यहां इस स्थान पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा 2 पठारीय क्षेत्रों का विस्तार। एक जो है वो इस प्रकार से होगा, याद रखें, इसे कहा जाता है बेसिकली तेलंगाना का पठार। और अब यहां पर एक थोड़ी कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है। याद रखें, 6th क्लास की एनसीईआरटी में इसे अलग माना गया है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी में, फिर इंडियन ज्योग्राफी में इसे अलग माना गया है। मैं आपको एक कॉन्क्रीट आंसर देता हूं। याद रखिए कि जो तेलंगाना का पठार है इसे ही एक समय पर, या इसी के एक छोटे से भाग को एक समय पर रायलसीमा का पठार कहा जाता था। क्लियर। तो रायलसीमा का पठार कह ले, तेलंगाना का पठार कह ले, ये लगभग एक ही बात है। परंतु अगर आप इसे अलग करना चाहें तो याद रखिए कि इसका विस्तार आपको थोड़े नीचे तक दिखाई देगा, इस प्रकार से यहां तक।
क्लियर। ये पूरे तमिलनाडु को कवर नहीं करता, मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरे तमिलनाडु को कवर नहीं करता। ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन बेल्ट ये शो करती है कि यहां पर आपको वास्तविकता में मैदान दिखाई देगा। क्लियर। ये मैं ऊपर जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ करना ये बताएगा कि यहां पर आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा और इसी के कुछ भाग में आपको दिखाई देगा कि रायलसीमा और तेलंगाना दोनों उपस्थित है। क्लियर। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तेलंगाना और रायलसीमा लगभग एक ही पठार के बारे में जनरली डिस्कशन हो रहा होता है, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो अब हमने ब्रॉडर सेंस में इस एरिया को मार्क कर लिया है, बस एक क्षेत्र रह गया है छोटा सा, आइए हम उसे भी मार्क कर लेते हैं। याद रखें, यहां ऊपर ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है इसे बेसिकली कहते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है, इस पर विंध्य पर्वतों का विस्तार है। अर्थात विंध्य का जो विस्तार है आगे भांडेर और कैमूर के रूप में उत्तर की तरफ उपस्थित है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंदर आता है। क्लियर है। तो अब ये हमारा ब्रॉडर सेंस में बनकर रेडी है। यहां बीच में जो आपको खाली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, याद रखिए ये खाली इसीलिए है क्योंकि यहां से आपको इस प्रकार से बड़ी नदियां उद्गम लेती हुई दिखाई देंगी और जो अपना जल विसर्जित करेंगी किस स्थान पर, तो इस स्थान पर। यहां आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है महानदी। क्लियर। तो यहां जो आपको गैप दिख रहा है ये महानदी का डेल्टा वाला एरिया है और यहां पर आपको अमरकंटक का क्षेत्र दिखाई देगा। और याद रखिए ये जो अमरकंटक का क्षेत्र है ये काफी ज्यादा क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां अपना उद्गम लेती हैं। जैसे यहां से एक नदी उद्गम लेती है जिसे कहा जाता है नर्मदा, एक नदी उद्गम लेती है जिसे कहा जाता है तापी। इसी प्रकार से तापी तो खैर थोड़ा आगे से उद्गम लेती है, परंतु सोन जो उत्तर की तरफ जाती है, तो एक वाटरशेड वाला एरिया है ये अमरकंटक वाला क्षेत्र। क्लियर। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत बनकर रेडी है। चलिए इसकी नेमिंग कर ली जाए और फिर हम आगे इसे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिए इसे कहा जाता है काठियावाड़ का पठार। याद रखें कि काठियावाड़ का पठार जो है वो मुख्यतः गुजरात वाले क्षेत्र में आता है और इसका डिटेल में मैंने मैपिंग आपको करा रखी है। क्लियर। ये जो क्षेत्र है याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत। और बच्चों याद रखिएगा मैं डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं पश्चिमी घाट पर्वत के लिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपीएससी की एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में मैपिंग देखने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना नहीं है पश्चिमी घाट, मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी घाट को विंध्य कगार कहा जाता है या फिर कगारीय क्षेत्र, माफ कीजिएगा, कगारीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो कगारीय क्षेत्र है, ये कगार का मतलब क्या है? कगार का मतलब है दरारीय क्षेत्र, यानी कि दो भागों को अगर मैं इस पेन को पकड़कर तोड़ूं तो याद रखिएगा इस पेन को तोड़ने के पश्चात जो दो किनारे बनेंगे उन किनारों को कगार कहा जाता है। अब ये टूटा कहां से है? अफ्रीका से, तो यहां एक किनारा बना है। पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, एक किनारा है वास्तविकता में प्रायद्वीपीय भारत का। इसी प्रकार से एक किनारा यहां है और एक किनारा ऊपर है जिसे हम विंध्य के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा यहां पर आपको एक कगार देखने को मिलेगा। इसकी औसत ऊंचाई नीचे आते हुए बढ़ती है या घटती है, ये दोनों ही यूपीएससी ने पूछा है। यहाँ नीलगिरी का क्षेत्र है, इसकी पूरी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 10 नेशनल पार्क आते हैं, सारे नेशनल पार्क की मैपिंग यूपीएससी ने सेवरल टाइम पूछी है। जितना ज्यादा आप इंगेजमेंट दिखाएंगे हम उतना ज्यादा डिटेल में और एक्चुअल में जहां से प्रश्न आते हैं उन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। क्लियर। जैसे हमने यहां पर जो लोकेशनल एनालिसिस दिखा है, याद रखिए जब यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो इसी प्रकार से कौन किसके पश्चिम में, कौन किसके पूर्व में, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आपके लिए एसेंशियल हो जाएगा कि आप इस डायग्राम को प्लॉट करें। प्लॉट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि एक्चुअल में कोई स्थान कहां पर आता है।
चलिए हम कंटिन्यूएशन में नेमिंग करते हैं। ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा ये दक्कन के पठार वाला भाग है, यहां आपको ये मार्किंग मिल जाएगी। क्लियर। चलिए अब यहां पर आ जाए। याद रखिए कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली कहा जाता है कर्नाटक का पठार। और यह भी याद रखिएगा कि कर्नाटक के पठार में आपको एक मालनड वाला एरिया दिखता है। अभी मैं आपको आगे एक डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। याद रखें कि आपको इस प्रकार से यहां पर एक मालनड वाला एरिया दिखता है, यह है कर्नाटक के पठारी क्षेत्र। और यह याद रखिएगा कि इस पठारी क्षेत्र में एक पश्चिमी घाट के पर्वत है और यहां पर आपको पठार प्रॉपर दिखाई देगा। याद रखें कि ये जो क्षेत्र है इसे पठारीय भाग तथा ये जो क्षेत्र है इसे मालनड कहा जाता है। और ये याद रखिए ये जो मालनड है, मालनड वास्तविकता में पर्वतीय भाग है। पर्वत कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का। और पश्चिमी घाट में भी कौन सा? तो अभी हम जब डिटेल में देखेंगे तो इसे बाबा बुदन की पहाड़ियां कहा जाता है। क्लियर। और क्यों हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हमेशा परेशान होता है, समझिएगा इस चीज को कि इंग्लिश में मैदान को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अब जब कभी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इस प्रकार से देखता है तो उसे प्लेन का मतलब मैदान दिखाई देता है। क्लियर। अब यहां कंफ्यूजिंग बात क्या है? कंफ्यूजिंग बात यह है कि यहां जो पठारी क्षेत्र है ना कर्नाटक का, इस कर्नाटक के पठारीय क्षेत्र का नाम मैदान है। यह है वास्तविकता में क्या? यह है वास्तविकता में पठार, जिस पठार का नाम रखा गया है मैदान। तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ना पढ़ता किस प्रकार से है? कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटकास प्लेट्यू आर कॉल्ड एज मैदान। अब उसे पता है कि कर्नाटक के पठार को मैदान कहा गया है, क्योंकि अगर ये सही में मैदान होता तो वो प्लेन बोलता। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कर्नाटक का पठार और फिर कर्नाटक का मैदान समझ लेता है, तो वो भूल जाता है कम्युनिकेशन में कि ये कर्नाटक के पठार का नाम है कर्नाटक का मैदान। याद रखिए कर्नाटक में कोई मैदान नहीं है, कर्नाटक में सिर्फ पठार है। उस पठार का नाम मैदान है और इस पठार में दो भाग हैं, जिसे बेंगलोर का पठार तथा जिसे मैसूर का पठार कहा जाता है। और यह याद रखिए कि यूपीएससी ने प्रश्न भी करा और फिर बाद में बच्चे से वो बना भी नहीं। कारण बस यही था, याद रखिए कि पेपर इंग्लिश में डिजाइन हो रहा है, फाइन, और उसके लिए हमें रेडीनेस लानी है। मैं आपको हर वो पार्ट ज्योग्राफी का जिसमें कोई एक भी कंफ्यूजन यूपीएससी कभी क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में, सारे पार्ट को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। बस अपने अंदर स्पिरिट कंटिन्यू रखिएगा। क्लियर। चलिए तो याद रखें कर्नाटक का जो पठार है उसका एक भाग आपको इस प्रकार से मैप में ही दिखाई दे जाएगा। ये आपने देखा, जो पठारीय क्षेत्र है उसे हम कर्नाटक का मैदान बोलते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मालनड बोलते हैं। क्लियर। चलिए आ जाए। अब इस प्रकार से याद रखिए ये जो मार्किंग आपको दिखाई दे रही है इसे बेसिकली कहा जाता है नीलगिरी। अब याद रखिएगा इसके नीचे जो नाम है इस नाम को हम इंग्लिश में यूज करेंगे, इसे कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। और याद रखिए इस सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो याद रखिएगा, इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेटल डाउन करें। कौन सा है? तो ध्यान से देखें। याद रखें कि यहां तीन पहाड़ियां हैं, एक को कहा जाता है अन्नामलाई, एक को कहा जाता है इलायची, और एक जो आगे की तरफ निकली है इसे कहा जाता है पालनी की पहाड़ियां। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि जो अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां हैं ये कर्नाटका ये केरला और तमिलनाडु के बीच में आती है, और जो पालनी की पहाड़ी है ये पूरी की पूरी किसके अंदर आती है? तमिलनाडु के अंदर। क्लियर। आपको एटलस में हल्की सी इसकी पोजीशन अलग दिखाई देगी, परेशान ना हो, प्रश्न इससे सॉल्व होंगे। क्लियर। तो
इसे अगर इस प्रकार से याद करना चाहें तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ये टी के शेप में है, इस तरह से। ये जो ऊपर वाला भाग है ये अन्नामलाई है, नीचे वाला भाग है ये इलायची है, और इस प्रकार से जो सामने वाला भाग है ये पालनी है। पालनी पूरा का पूरा तमिलनाडु चला जाएगा, और ये जो दो हैं ये दोनों में दिखाई देंगे। क्लियर है? यानी कि केरल और तमिलनाडु दोनों में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैपिंग का जो वीडियो मैंने पहले बनाया है, यहां मैंने स्टेट्स की मैपिंग कराई है, आप पहले उसे देख लें। अब आमने सामने जब मैंने कहा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस प्रकार से यहां पर केरल है और यहां पर तमिलनाडु है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा मैपिंग में जो इनिशियल वीडियोस हैं उन्हें देख लें। अब यहां बीच में इस प्रकार से पहाड़ियां हैं। किस प्रकार से? तो ये इजीली आप समझ पाएंगे। ये इस प्रकार से पहाड़ी है। क्लियर? तो ये दोनों स्टेट में है और ये एक ही स्टेट में। आपको जितना ही सिंपल सुनाई दिया, ये जब आप एटलस में देखेंगे तो आपको उतना ही टफ लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, और जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तब भी आपको समझने में काफी कठिनाई होगी। क्लियर? चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? चले, अब ये जो ऊपर वाला भाग है याद रखिएगा, इस क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये है रायलसीमा तथा तेलंगाना का पठार। नाम से ही क्लियर है, जो रायलसीमा और तेलंगाना का पठार है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुख्यतः देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। याद रखें कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है दंडकारण्य का पठार, और याद रखिएगा इसी में आपको एक और विस्तार दिखाई देगा जिसे बस्तर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एसेंशियल एक मैपिंग आपको करनी होगी। याद रखिएगा कि यहां आपको एक पठार और दिखाई देगा, इसे कहा जाता है मेघालय का पठार। और याद रखिए कि जो मेघालय का पठार है ये वास्तविकता में कुछ और नहीं है। याद रखिएगा मेघालय का पठार वास्तविकता में विस्तार ही है छोटा नागपुर के पठार का। मैंने पहले भी बताया है कि मेघालय का पठार में जो पहाड़ियां दिखाई देती हैं वो छोटा नागपुर के पहाड़ियों का ही विस्तार है। तो याद रखें कि मेघालय का जो पठार है ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और ये भी याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो आपको ये गैप दिखाई देता है, इस गैप को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें इस गैप को मालदा गैप, मैं यहां नाम मेंशन कर रहा हूं, मालदा या राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। गारो क्यों? तो समझिएगा इस चीज को कि आपको इस स्थान पर इस प्रकार से राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार गारो, खासी तथा जैंतिया के नाम से देखने को मिलेगा। और याद रखें कि इसका विस्तार आगे भी है, गारो, घासी, जैंतिया, बराइल, मिकिर, रेंगमा। ये मैंने नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग में, जहां मैंने मणिपुर की मैपिंग समझाई है, वहां पर क्लियरली एक्सप्लेन करा है। क्लियर? तो यहां पर जो विस्तार है ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। छोटा नागपुर के जो पठार है यहां पर आपको राजमहल की पहाड़ियां, और इसी का कंटिन्यूएशन आपको गारो, खासी तथा जैंतिया के रूप में दिखाई देगा। क्लियर है? और यह भी याद रखिए कि ये जो मालदा गैप है यहां पर गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा ये नदियां अपना वृहद डेल्टा बनाती हैं। तो तब की कंडीशन में ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर आप यहां प्लॉट करना चाहें, अन्यथा की स्थिति में इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रकार से आप प्लॉट कर पाएंगे। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अरावली का जो दूसरा भाग है, इसे कहते हैं मारुस्थली एरिया या मरुस्थल का क्षेत्र, अर्थात वो क्षेत्र जो काफी ज्यादा सूखा है।
और याद रखें ये जो मरुस्थल वाला भाग है इसका विस्तार भारत तथा भारत के कंटिन्यूएशन में ये डूज पाकिस्तान में भी जाता है। क्लियर। तो हमने ब्रॉडर सेंस में अभी आउटर जो एरिया है या फिर ब्रॉडर सेंस में जो प्लेसेस है हमने इसकी मार्किंग देखी है। यहां पर मैंने जानबूझकर एक पर्वत यहां नहीं बनाया है। ये कौन सा पर्वत है? ये सतपुड़ा वाला भाग है। सतपुड़ा वाले भाग को मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसकी मार्किंग के साथ हम जो है वो बाइफरकेट कर पाएंगे, विभाजित कर पाएंगे कि कहां से हम उत्तर भारत देखें और कहां से हम दक्षिण भारत को देखें। तो आइए लास्ट जो मैपिंग है इसे कंप्लीट करते हैं। ये मैपिंग है बेसिकली सतपुड़ा पर्वत की। ध्यान से देखें, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, याद रखिए ये पर्वत जो श्रेणी है इसे कहा जाता है सतपुड़ा। याद रखें ये वाला भाग कहलाता है सतपुड़ा। अब ये सतपुड़ा अलग से क्यों हमने देखा? तो याद रखिए कि विंध्य और सतपुड़ा वाला ये जो भाग है, इसी भाग के आधार पर आप विभाजित करते हैं कि इसके ऊपर का क्षेत्र कहलाएगा वास्तविकता में क्या? उत्तर भारत, और इसके नीचे का क्षेत्र कहलाएगा दक्षिण भारत। जब हम डिटेल में मैपिंग करेंगे इस प्रकार से, अगर आपने आगे कंटिन्यूएशन चाहा तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जो है वो 3 भागों में इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सतपुड़ा को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। याद रखिए कि सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है भ्रंशोत्थान पर्वत, और इसे क्यों भ्रंशोत्थान पर्वत कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि इसके दोनों साइड आपको ऊपर की ओर एक नदी दिखाई देगी। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा सेंटर पे ले आए। आपको इस प्रकार से ऊपर की दिशा में एक नदी जाती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा इस नदी का उद्गम इसी के एक भाग से होता है, और यह नदी पश्चिम की दिशा में जाते हुए कहलाती है नर्मदा नदी। और इसी प्रकार से इसके दक्षिण में आपको इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी एक नदी जिसे कहा जाता है तापी। अब याद रखें कि इसके जो 3 भाग हैं, जब हम इसकी डिटेल में मैपिंग करेंगे, अगर आप कंटिन्यू इस सीरीज को वॉच करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते हैं, अब देखें इसे ध्यान से। अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो यह कहलाता है राजपीपला, इसे कहा जाता है महादेव, और इसे कहा जाता है मैकल। और याद रखिए कि राजपीपला, महादेव, मैकल, इसके बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, याद रखें इसे कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्लियर। इसे कहा जाता है धर्मठ का क्षेत्र, या फिर इसे कई बार बुरहानपुर दर्रा भी कहा जाता है। अब आप समझिए कि ये नर्मदा है, ये तापी है या ताप्ती है, ये मैकल है। यहीं से एक नदी और निकलती है जिसे सोन के नाम से जाना जाता है। यहां से एक नदी निकलती है जिसे जोहिला के नाम से जाना जाता है। और याद रखें कि ये जो इस प्रकार से आप डिटेल में मैपिंग देखेंगे, इससे यूपीएससी ने सेवरल टाइम प्रश्न करे हैं। और बुरहानपुर का जो दर्रा है, याद रखिएगा कि इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, इससे भी यूपीएससी ने सेवरल टाइम प्रश्न करे हैं। समझिए कि यूपीएससी में मैपिंग का कितना ज्यादा रोल है। आप हिस्ट्री में जाकर देखें, हिस्ट्री में कहीं शायद ही बुरहानपुर दर्रे के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिखाई दे। क्लियर। बुरहानपुर दर्रा वास्तविकता में राजपीपला और महादेव श्रेणी के बीच में आता है। यहां से सेनाएं, वो राजवंश जो उत्तर में राज करते थे, जब वो दक्षिण को विन करना चाहते हैं, तब के केस में सतपुड़ा और विंध्य, ये जो 2 पर्वत हैं, ये पर्वत एक बड़ी बाधा होंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि यहां से किंग को यहां आने के लिए 2 बार ये पर्वत पार करने होंगे। और याद रखिए कि इन दोनों पर्वतों में विंध्य में काफी बड़े बड़े गैप हैं, पर सतपुड़ा में एक बड़ा गैप है जो स्पेसिफिकली जाना जाता है बुरहानपुर के नाम से। आपको यहां औरंगजेब और दारा की युद्ध भी दिखाई देगा, जिसे धर्मठ का युद्ध भी कई बार कहा जाता है। बुरहानपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से हर एक जो पठार है या मैदान है, जैसे हमने यहां पर देखा कर्नाटक के बारे में,
यहाँ हमने जो है वो स्लाइटली देखा सतपुड़ा के बारे में। इसी प्रकार से हम हर एक जो पठार है, मैदान है, जो नदी का क्षेत्र है जिससे यूपीएससी ने कभी प्रश्न पूछे हैं, उन सभी को एक स्थान पर लेकर आए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आपके शेयर करने से या आपके वॉच करने से, आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको वास्तविकता में ये सीरीज पसंद आ रही है और ये सच में एक वैल्यू एडिशन है आपके लिए, ये आपके लिए जरूरी है। अगर ये जरूरी होगा तभी हम इसमें और एफर्ट ऐड करें, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो या इंस्टीट्यूशन का खराब हो, इससे बेहतर है कि हम एफर्ट किसी और डायरेक्शन में लगाएं, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। अगर ये आपके लिए बेटरमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने कमेंट एक बार लीव करके अवश्य जाएं। क्लियर? तो इन ऑल टोटल ये कंप्लीट मैपिंग है साउथ इंडिया की। इस वीडियो के बाद अगर इसमें रिस्पांस अच्छा रहा बच्चों, तो हम एक एक करके पश्चिमी घाट, अरावली और इनकी मैपिंग स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया सतपुड़ा के लिए। क्लियर? सतपुड़ा वाले भाग में याद रखिएगा ये कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इस स्थान पर आपको एक वन जीव अभ्यारण्य दिखाई देगा जिसे बोरी के नाम से जाना जाता है। और यह भी याद रखिएगा बोरी जो है ये विश्व का सबसे पुराना सागौन के वन का क्षेत्र है। इसी प्रकार से मैकल में यहां पर आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। याद रखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व को कहा जाता है कि ये मैन ईटर्स के लिए अर्थात बाघों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मैन ईटर की सबसे पहली समस्या यहीं देखने को मिली थी। और यह भी याद रखिएगा कि राजपीपला जो है कुछ राज्यों के बीच में सीमा रेखा बनाता है, महादेव भी एमपी और महाराष्ट्र के बीच में सीमा रेखा बनाता है। और इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। मैंने आपको हिंट इसलिए करा कि आप ये ना समझें कि ये पार्ट कंप्लीटेड है। क्लियर? तो चलिए हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लेलिस्ट और ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें बच्चों, जिससे इसकी रीच बढ़े तो हम इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर पाएं। याद रखें ये ओल्ड स्कूल मेथड है, यानी कि ये थोड़ा पुराना तरीका है। ये बहुत आसान होगा मेरे लिए कि मैं एक नक्शे को, उसकी एक तस्वीर लेकर, उसका एक जो है वो प्रिंट आउट लेकर यहाँ लगाऊं और आपको जो है उससे समझाऊं। यहाँ पर क्लास में लाइव मार्क करने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि अगर आप इसे देखते बस हैं तो भी आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें एफर्ट और टाइम दोनों की आवश्यकता होती है। आप इसे अप्रिशिएट करें बाय शेयरिंग दिस, और ये भी याद रखें कि आपको इसे अपने कॉपी पर एज इट इज बनाना है। मैंने टेलीग्राम चैनल पहले भी बता दिया है, आप इस चैनल से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है अपनी कॉपी पर उतार लें। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक टॉपिक के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल वर्जन लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।